एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज। तो हम यहाँ पे कर रहे हैं रेगुलरली एमसीक्यूज, चाहे वो सिनेरियो बेस्ड हो, स्किल बेस्ड हो, प्रैक्टिकल बेस्ड हो, सिंपल वन लाइनर, एवरी टाइप ऑफ एमसीक्यूज मैं आपको इस चैनल पे करवा रही हूँ। सो जिस बच्चे ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए। हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो होने वाला है आने वाला, DHS पंजाब, BFUHS मेजर जो वैकेंसीज आने वाली हैं, ठीक है, उसके बाद PILBS का एग्ज़ाम होने ही जा रहा है, एम्स के लिए एंड GMCH के लिए, ESIC के लिए, सबके लिए मैं आपको, आप मेरी पिछली वीडियोस भी देख लीजिए, अभी ये सीरीज़ स्टार्ट हुई है, आपको मिल जाएगा 1 2 3 सीरीज़ का नंबर। सो वो सीरीज़ में जाके आप देख सकते हैं कि मैं रेगुलरली अच्छे से अच्छे MCQs डाल रही हूँ। सो बिना चैनल को सब्सक्राइब किए आप मत जाइएगा, ताकि आपको अच्छे से अच्छी एक्सप्लेनेशन और प्रॉपरली इन वैकेंसीज़ के लिए प्रेपरेशन हो सके। रेगुलर वीडियो आती है। सो अगर किसी को भी बैच ज्वाइन करना है वो बैच ज्वाइन कर सकता है। ये वीडियोस देख के अगर किसी को लग रहा है कि मैम बहुत अच्छे से समझा रहे हैं, सो वो बैच ज्वाइन कर सकता है। इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आप बैच ज्वाइनिंग की सारी डिटेल्स ले सकते हो। हमारे पास 3 बैचेस चल रहे हैं, MCQ बैच, इंपॉर्टेंट टॉपिक प्लस MCQ बैच एंड फुल ऑल इन वन थ्योरी बैच। ठीक है, जो MCQ बैच है ये 2 मंथ्स का बैच है, ओनली फॉर 799। देखो 400 रुपीज़ पर मंथ। आई थिंक कि अगर इस बैच में अगर आप आते हो तो आप हर एक तरह का MCQ करना 2 महीने में सीखोगे, सिंपल, स्ट्रेटजाइज्ड, हर एक तरह का। इंपॉर्टेंट टॉपिक प्लस MCQ बैच, इसमें आपको MCQs भी करवाए जाएंगे, प्लस आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक करवाएंगे जो कि बहुत ज़्यादा रेपिटेशन में आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। फुल थ्योरी बैच में आपको फुल थ्योरी कराई जाएगी, जिसमें आपको हर एक तरह का टॉपिक हर एक सब्जेक्ट से करवाया जाएगा, कोई टॉपिक नहीं छोड़ा जाएगा, प्रॉपरली सब्जेक्ट्स कंप्लीट करवाए जाएंगे। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक प्लस MCQ बैच है वो 3 मंथ्स का बैच है, ठीक है, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं 1399 में। और जो फुल थ्योरी बैच है वो है 4 मंथ्स का बैच, जो कि आप ज्वाइन कर सकते हैं ओनली इन 2399, मतलब 2400 में आपको 4 मंथ्स का ये बैच मिल रहा है, जिसमें आप MCQs करोगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक की पॉइंटर्स, हर एक चीज़ें आपको मिलने वाली है। सो आप कोई भी बैच ज्वाइन कर सकते हो इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके, या फिर आपको और डिटेल्ड में बैचेस की डिस्क्रिप्शन चाहिए तो आप कॉल पे आके पूछ सकते हैं। सो अपने क्वेश्चन पे चलते हैं कि एक नर्स इज ऑब्टेनिंग अ ब्लड सैंपल ऑफ NPTT टेस्ट ऑर्डर्ड फॉर अ क्लाइंट हु इज टेकिंग हेपरिन। इट इज 5 AM व्हेन ड्रॉइंग द ब्लड द नर्स शुड डू विच ऑफ द फॉलोइंग, सिलेक्ट ऑल दैट अप्लाई। सो देखो क्या होता है कि PTT टेस्ट क्या होता है, ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन टेस्ट जो है हम करते हैं। सो इसमें क्या करते हो आप लोग कि हम पेशेंट जो हैपरिन ले रहा होता है उसका ये टेस्ट किया जाता है फॉर CTBT, क्लॉटिंग एंड ब्लीडिंग टाइम के लिए, ठीक है। सो क्वेश्चन आ जाता है कि CTBT हम किस बायोप्सी में करते हैं। सो लीवर बायोप्सी में आपको सबसे पहले क्या करनी पड़ती है, CTBT, क्योंकि लीवर जो है वो एक वास्कुलर ऑर्गन है, जब भी उसकी बायोप्सी होगी सो देयर इज अ चांसेस ऑफ ब्लीडिंग, हैमरेज होने का खतरा है। सो CTBT उसमें हम कराते हैं और PTT और PT टेस्ट हम उसमें कराते हैं। सो देखो अब क्या है कि पेशेंट है, उसका आप ये क्लाइंट को ऑर्डर्ड है कि उसका ब्लड सैंपल लेना है PTT टेस्ट के लिए। 5 बज रहे हैं, आपने सैंपल जो है विड्रॉ कर लिया है, तो अब आप क्या क्या चीज़ें करोगे। अवेक द क्लाइंट, क्लाइंट को उठाओगे, चेक द आर्म बैंड फॉर क्लाइंट आइडेंटिफिकेशन मार्क, और देखोगे कि क्लाइंट के जो बैंड लगा हुआ है वो सेम है, इसी पेशेंट को ही ऑर्डर हुआ है PTT का ऑर्डर। लेबल द सैंपल वाइन इन फ्रंट ऑफ द क्लाइंट, क्लाइंट के सामने आप जो वाइल है कि देख तेरा सैंपल जा रहा है, ये देखो तो आपका सैंपल जा रहा है, आपका नाम लिख रही हूँ। वेरीफाई द रूम नंबर विद द रूम असाइनमेंट, आस्क द क्लाइंट टू स्टेट हिज और हर नेम। तो देखो सबसे पहले तो ऑब्वियसली आपको बिना जगाए तो क्लाइंट का सैंपल नहीं ले सकते, सोए सोए अगर आपने सुई चुबा दी तो वो हिल जाएगा और उससे और ज़्यादा पेन हो जाएगी और सैंपल भी प्रॉपरली नहीं आएगा। दूसरा, चेक द आर्म बैंड फॉर द क्लाइंट आइडेंटिफिकेशन मार्क्स। ये और हमेशा आपको जब भी कोई सैंपल का ऑर्डर हो तो हमेशा एक बार आइडेंटिफाई करें कि वही क्लाइंट है जिसको ऑर्डर हुआ है, वही पेशेंट है, ठीक है, आपको ये चेक करना होता है, क्रॉस चेक। दूसरा, हमेशा जो भी आप सैंपल ले रहे हो वार्ड में उसका लेबल लगाओ साथ में, ठीक है, लेबल लगाना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और फ्रंट ऑफ द क्लाइंट लगाओ ताकि पेशेंट को दिखे कि आप ये चीज़ें कर रहे हो। पेशेंट बाद में ये भी बोल सकता है आपने तो मेरे कोई टेस्ट ही नहीं किए, सो यू हैव टू लेबल इट आउट ऑन द वाइल। देखो रूम नंबर एंड रूम असाइनमेंट लेने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं लेने की जरूरत, क्योंकि जब आपने नाम आइडेंटिफाई कर लिया, उसकी चेक कर लिया, सब कर लिया, सो इट्स रेदर देन कि हम उसको हटा दें।
बाद में क्या करोगे, आज द क्लाइंट टू स्टेट और हिज नेम, ताकि करना चाहिए ये हमेशा क्लाइंट को बोलो कि अपना नाम ले। कभी कभी क्या होता है कि क्लाइंट की जगह पे कौन बैठ जाता है, उसके अटेंडेंट बैठ जाते हैं, कोई और पेशेंट आके बैठ जाता है। सो ऑलवेज रिकॉल कि आप अपना नाम लीजिए मेरे सामने। सो ये चीज़ें आपको करनी है जब भी आप पीटीटी का सैंपल लो। दूसरा, विद इन 15 मिनट्स आपको ये सैंपल पहुंचाना होता है लेबॉर्ट्री में, क्योंकि उसके बाद इसका जो है प्रॉपर रिजल्ट नहीं आता। सो 15 मिनट्स के अंदर ये सैंपल आपको लैब में पहुंचाना होता है। सो काफ़ी क्वेश्चंस करा दिए मैंने, नेक्स्ट पे चलते हैं। ओके, ये करता है जो पीटीटी है, ये करता है हेपरिन के लिए, और जो पीटी है, ठीक है, वो करता है आपका किसके लिए, वारफरिन के लिए। सो हमेशा इन दोनों चीज़ों का याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट है, क्लाइंट हु हैज फॉलो अ वेजिटेरियन डाइट वाज रेफर्ड टू अ डाइटिशियन फॉर न्यूट्रिशनल काउंसलिंग फॉर एनीमिया, विच क्लाइंट आउटकम इंडिकेट्स दैट क्लाइंट डज नॉट अंडरस्टैंड न्यूट्रिशनल काउंसलिंग। सो देखो, अगर एक पेशेंट है जो वेजिटेरियन डाइट पे गया है, ठीक है, उसको काउंसिल किया है अभी अभी कि वो अनीमिया वाला पेशेंट है, न्यूट्रिशन के बारे में उसको आपने काउंसिल किया है। सो कौन सी ऐसी आउटकम है जो कि इंडिकेट करेगी कि उससे कुछ समझ नहीं आया है काउंसिल जो आपने किया है। ऐड ड्राई फ्रूट्स टू सीरियल्स एंड बेक्ड गुड, cook tomato based food in an iron pot, drink coffee and tea with milk, add a vitamin C to all the meals। देखो, जो भी आयरन डेफिशिएंसी वाला पेशेंट होता है, जिसको भी एनीमिया होता है, उसे विटामिन सी तो लेना ही लेना होता है, बिकॉज विटामिन सी क्या करवाता है, आयरन की ऑब्जॉर्प्शन करवाता है, ठीक है। टमाटो और आयरन पॉट्स भी बहुत हेल्पफुल होते हैं एनीमिया में, क्योंकि जब हम आयरन पॉट्स में खाना बनाते हैं, या आप कहते हो ना लोहे की कढ़ाई में खाना बनाते हो, तो उससे भी लोहा जो है, आयरन जो है ऑब्जॉर्ब होता है। टमाटो भी विटामिन सी में रिच होता है, खट्टा होता है ना टमाटो भी, जो आप टमाटर खाते हो। सो दूसरा, अगर आप ड्राई फ्रूट्स ऐड कर दो, इट इज़ वेरी रिच सोर्स कि आपके जो एनीमिया में अच्छे से जो वर्क करता है। बट अगर आप ड्रिंक कॉफ़ी एंड टी लोगे विद मील, सो इट इज़ नॉट गुड फॉर द एनीमिया। अब ये तो पता है कि मैम क्यों नहीं लेनी, व्हाट इज़ द रीज़न। सो मोस्टली बच्चों को रीज़न नहीं पता होगा। जो भी कैफीन वाली चीज़ें होती हैं, ध्यान से सुनना, जो भी कैफीन वाली चीज़ें होती हैं वो इंटेस्टाइनल मोबिलिटी को इंक्रीज करती हैं, ठीक है, इंटेस्टाइनल मोबिलिटी को इंक्रीज करती हैं। इंक्रीज करेंगी तो क्या होगा, खाना फटाफट से डेफिकेट हो जाएगा। आपने कभी भी अपने जीवन में नोटिस किया होगा कि जब भी आपको अपने स्टूल पास नहीं किए, तो आप चाय पीते हो, कॉफ़ी पीते हो, कुछ ऐसा जिसमें कैफीन होता है, तो फटाफट से क्या होता है, आपको उसी टाइम ही डेफिकेट करना जाने पड़ता है, बिकॉज एक प्रेशर बन जाता है। सो वो क्या करती हैं, आपकी इंटेस्टाइनल मोबिलिटीज़ को तेज़ कर देती हैं और खाना फटाफट से निकल जाता है। सो अगर इंटेस्टाइनल मोबिलिटी तेज़ होगी तो ऑब्वियसली वहाँ पे जो ऑब्जॉर्प्शन का टाइम है वो कम हो जाएगा, ठीक है। जब इंटेस्टाइन्स में वो खाना जल्दी जल्दी से मोबिलिटी हो रही है तो खाना आगे बढ़ेगा, ऑब्जॉर्प्शन का टाइम कम हो जाएगा, ठीक है। सो कम होने की वजह से पेशेंट को B12 और आयरन की डेफिशिएंसी होगी, बिकॉज इंटेस्टाइन्स में खाना जो है वो ऑब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा, उसे प्रॉपर टाइम ही नहीं मिलता, क्योंकि इंटेस्टाइन मोबिलिटी इंक्रीज हो रखी है। सो दैट्स वाई आपको कभी भी कॉफ़ी एंड टी जो है मिल्क के साथ नहीं लेनी चाहिए। सो ये सब लोगों के लिए है, विदाउट एनी डिसीज कंडीशन। कभी भी खाने के साथ अगर आप एनीमिक हो तो कभी भी मत लो। सो ये अब आपको याद होना चाहिए कि ये चीज़ें आप क्यों नहीं लोगे अगर एनीमिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक नर्स है, असेस कर रही है क्लाइंट को एक्टिविटी टॉलरेंस बाय हैविंग द क्लाइंट वर्क ऑन अ ट्रेडमिल फॉर 5 मिनट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स एन एबनॉर्मल रिस्पॉन्स। सो देखो, एक नर्स है, असेस कर रही है क्लाइंट की एक्टिविटी को, ठीक है, उसको क्लाइंट को क्या करवा रही है, वो ट्रेडमिल पे दौड़ा रही है 5 मिनट के लिए, ठीक है। सो ऐसी कौन सी एबनॉर्मल रिस्पॉन्स है जो कि इंडिकेट होगा हमारी नर्स को। सो देखो, अगर ट्रेडमिल पे कोई 5 मिनट के लिए दौड़ रहा है, तो आपको पता है वो कार्डियक के लिए हम काफ़ी बार ट्रेडमिल टेस्ट कराते हैं, उसमें हम एबनॉर्मल रिस्पॉन्सेस चेक करते हैं ताकि चेक कर पाए कि कोई कार्डियक इशू तो नहीं है। सो हमारे पास ऑप्शंस देख लेते हैं पहले। पल्स रेट इंक्रीज्ड बाय 20 बीट पर मिनट्स इमीडिएटली आफ्टर एक्टिविटी, रेस्पिरेटरी रेट डिक्रीज बाय 5 ब्रेथ्स पर मिनट, diastolic BP increased by 5 mm of Hg, pulse rate within 6 beats per minute of resting pulse after the 3 minutes of rest। तो देखो, जब भी आप ट्रेडमिल टेस्ट कराते हो ना, सो इट्स नॉर्मल के जो पल्स रेट है और रेस्पिरेशन रेट है वो इंक्रीज हो, ठीक है, और बीपी भी इनक्रीज हो, बिकॉज ट्रेडमिल पे हम जब दौड़ते हैं सो हमारी एनर्जी यूज होती है, तो बॉडी को और ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए होती है, सो बीटिंग एंड रेस्पिरेशन इंक्रीज हो जाती है। पर अगर आप सेकेंड ऑप्शन में देखोगे कि यहाँ पे जो रेस्पिरेशन है वो डिक्रीज हो रही है, इट मीन्स कि जो पेशेंट है उसमें प्रॉब्लम दिखाई दे रही है हम लोगों को। सो अगर डिक्रीज होगी पर मिनट में तो हम क्या करेंगे,
ऑब्वियसली इसको हमें हेल्थ केयर प्रोवाइडर को बताना पड़ेगा, क्योंकि ट्रेडमिल टेस्ट में कोई इशू आया है, दैट्स वाई जो है आपको प्रॉब्लम आ रही है पेशेंट को कोई ना कोई, और ये एक नॉर्मल रिस्पॉन्स है टुवर्ड्स द टेस्ट। ओके, बाकी सारे ऑप्शंस ठीक हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। Client has a platelet count of 31,000. The nurse should instruct the client to, so 31,000 प्लेटलेट काउंट्स रह गया है, जो कि हमारा होना चाहिए कम से कम 150 लाख से 4 लाख के बीच में। अब इतना कम रह गया है, तो आप क्लाइंट को क्या इंस्ट्रक्ट करने जा रहे हो? पैड शार्प सरफेस टू अवॉइड माइनर ट्रॉमा वाइल वॉकिंग, assess the spontaneous patches in the extremities, keep the room dark, check for blood in the urine. सो देखो क्या होता है कि जब भी किसी के प्लेटलेट्स काउंट कम होते हैं तो जो ब्लीडिंग के चांसेस होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो प्लेटलेट्स होते हैं वो क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, आपने पढ़े होंगे बहुत सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स, ठीक है। सो उनमें भी प्रॉब्लम आ जाती है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग बढ़ जाती है, क्लॉटिंग नहीं हो पाती जल्दी से, क्लॉटिंग टाइम में बहुत प्रॉब्लम आती है और ब्लीडिंग टाइम इंक्रीज हो जाता है। सो देखो अगर 31,000 रह गए हैं, सो ये एक मैनिफेस्टेशन वाला रूल है कि आप हमेशा अगर किसी भी पेशेंट को देखो, अगर 50,000 से उसके प्लेटलेट्स रह गए हैं, ओनली 50,000, तो उसे हम एडमिनिस्ट्रेशन में एडमिट कर लेते हैं, हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेशन में, ठीक है, एडमिट कर लोगे आप उसे हॉस्पिटल में। पर अगर उसके 20,000 रह गए हैं तो आपको उसको क्या करने हैं? प्लेटलेट्स चढ़ा देने हैं, ठीक है, उसको प्लेटलेट्स ट्रांसफ्यूज करने पड़ेंगे, ठीक है। सो इसीलिए आप देखो 20,000 तो हुए नहीं है, सो इसको अभी आपने ऑब्जर्वेशन के अंदर रखना है, ठीक है। अब इस पेशेंट को आपने ऑब्जर्वेशन के अंदर रखना है, कोई भी, क्योंकि इस पेशेंट को अब ब्लीडिंग के चांसेस हैं, तो आप क्या करोगे? पैड कर दोगे सारे सरफेस एरिया को, ताकि कोई भी माइनर सा भी ट्रॉमा अगर वो चल फिर रहा है तो उसको ना हो, क्योंकि कभी कभी ऐसे होता है खरोंच लग जाती है चलते फिरते, बट हम ये रिस्क नहीं ले सकते। तो जो भी सरफेस पे उसको चलना है हम हमेशा पैडेड रखेंगे उसको, ठीक है, ताकि उसको कभी भी शार्प चीजें ना लगे। देखो कीप द रूम डार्क, कभी भी उसका रूम डार्क नहीं रखते, हमेशा लाइट एंड अप रखते हैं, ताकि वो अगर गिर गुर जाए या फिर किसी पे पैर रख दे और उसे ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाए। स्पॉन्टेनियस पैचेस इन द एक्सट्रीमिटीज हमें देखने की जरूरत नहीं है, ब्लड इन द यूरिन भी हमें देखने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो उसको हमें इंजरी से बचाना है। नेक्स्ट देखो, व्हेन असेसिंग अ क्लाइंट इन अर्ली सेप्टिक शॉक द नर्स ऑब्जर्व फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। तो अर्ली सेप्टिक शॉक के बारे में पूछा है, लेट नहीं। तो क्या चीजें आप देखने को मिलेंगी आपको? अपने पॉइंट्स देख लो, कूल एंड क्लैमी स्किन, वार्म एंड फ्लश स्किन, डिक्रीज द सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, 4 यहाँ पे लिख लेना, नन ऑफ द अबव। सो सेप्टिक शॉक क्या होता है कि जो पेशेंट है उसके अंदर इन्फेक्शन इतना ज़्यादा हो गया है कि अब सारी बॉडी में फैल गया है, किसी जगह पे इन्फेक्शन हुआ था, अब वो सारी जगह पे फैल गया और उसे शॉक हो गया, इन्फेक्शन की इतनी ग्रोथ हो गई है। सो इसके दो साइंस जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एक होते हैं अर्ली साइंस और एक होते हैं इसके लेट साइंस। हमें यहाँ पे अर्ली साइंस का पूछा है। देखो स्टार्टिंग में आपने देखा होगा जब भी किसी को इन्फेक्शन होता है तो उसको क्या होती है? गर्मी, उसको आप टच करोगे टेम्परेचर इंक्रीज, ठीक है, वार्म लगेगा पेशेंट, उसकी स्किन फ्लश्ड लगेगी। सो अर्ली साइन इसका होता है वार्म एंड फ्लश्ड स्किन। और इसके लेट साइन अगर यहाँ से आपसे पूछ लेते हैं, अर्ली की जगह लेट लिख लेते हैं, तो लेट होते हैं कूल एंड क्लैमी स्किन। दोनों चीज़ों को याद रखना, कॉपी में लिख लो, नोटबुक लेके बैठा करो, जब भी एमसीक्यू क्लास लगती है यूट्यूब पे मेरे चैनल पे, सो नोटबुक लेके बैठो ताकि आप लिख पाओ। लेट साइन होता है कूल एंड क्लैमी स्किन इन द सेप्टिक शॉक और अर्ली साइन होता है वार्म एंड फ्लश्ड साइन। ओके, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। एक क्लाइंट आया है, रिटर्न फ्रॉम द पोस्ट एनेस्थेसिस केयर यूनिट आफ्टर अंडरगोइंग अ लेरेंजेक्टमी, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवेंशन शुड द नर्स इंक्लूड इन द केयर ऑफ प्लान। सो देखो एक क्लाइंट आया है, एनेस्थीसिया से बाहर आया है यूनिट से और उसकी लैरेंजेक्टमी होने वाली है, तो कौन सी ऐसी इंटरवेंशन है जो कि नर्स इंक्लूड करेगी केयर ऑफ प्लान में? सो देखो लैरेंजेक्टमी है, मतलब उसका लैरेंज जो है वो रिमूव किया गया है, ठीक है। तो आप केयर ऑफ प्लान में आप क्या करने वाले हो? मेंटेन द हेड ऑफ द बेड 30-40 डिग्री पे, टीच द क्लाइंट हाउ टू यूज इसोफेजियल स्पेस, इनिशिएट स्मॉल फीडिंग ऑफ सॉफ्ट फूड, इरिगेट ड्रेनेज ट्यूब एज नीडेड। सो सबसे इंपॉर्टेंट होता है इसोफेजियल स्पेस, तो हम उसे ना जब डिस्चार्ज करने वाले होते हैं ना तब सिखाते हैं, ठीक है। ये लॉन्ग रन में चलती है और ये आपने पढ़े होंगे शॉर्ट टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल। लॉन्ग टर्म गोल में आपको इसको यूज करना होता है। इनिशिएट स्मॉल फीडिंग, देखो अभी वो एनेस्थीसिया केयर यूनिट से आया, अभी एकदम से आपको फीडिंग स्टार्ट नहीं करनी, ठीक है। सॉफ्ट फूड नहीं देना, हमेशा लिक्विड से स्टार्ट करते हैं। ड्रेनेज ट्यूब एज नीडेड, अभी भी इरिगेट, देखो मेंटेन इंक्लूड आपको करना है केयर ऑफ प्लान में, तो आपको क्या करना है कि अभी उसे सर्जिकल साइट पे कोई प्रेशर फील ना हो,
क्यों? देखो जब आप लेटते हो सीधा एकदम सुपाइन पोजीशन में, आपका नेक भी बिल्कुल स्ट्रेट होता है, सो आपके नेक के ऊपर भी वेट डलता है। पर वही अगर आप उसका हेड ऑफ द बेड इंक्रीज कर दोगे तो लेरेंक्स जहाँ पे उसका ऑपरेट हुआ है सर्जिकल साइड पे, वो प्रेशर उसे फील नहीं होगा। सो दैट्स वाई हम उसका हेड ऑफ द बेड जो है 30 से 40 डिग्री एंगल पे मेंटेन कर देते हैं, ताकि उसे वो लेरेंजेक्टमी सर्जिकल साइड पे, कभी भी कोई भी सर्जिकल साइट होती है वहाँ पे हमें प्रेशर नहीं देना होता, ठीक है, हमेशा उसको रिलैक्स रखना होता है, कहीं के भी सर्जरी हो जाए, आपने देखा होगा। सो इसीलिए हम उसे 30-40 डिग्री पे कर देंगे। When performing CPR, which of the following indicates the external chest compressions are effective? So देखो अगर आपको बैचेस ज्वाइन करने हैं ना तो आप अभी से ही कर लो, ठीक है, लेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके फटाफट से बैच ज्वाइन कर सकते हो। इससे भी अच्छा डिस्क्रिप्शन में आपको बैचेस मिलेंगे, और जो बच्चे मेरे से जुड़े हैं उन लोगों को पता है कि बैचेस में मैं कितना अच्छे से करा रही हूँ। कोई भी बैच आप ज्वाइन कर सकते हो, इस नंबर पर डिटेल ले सकते हो सारे बैचेस की। थ्योरी हमेशा जोर लगाओ अपना, प्रैक्टिकल वर्क तब जोर लगाओ अगर आपका कोई भी इंटरव्यू होने वाला है या फिर कुछ भी। तो जैसे अब मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज का है, उसमें आपको अब प्रैक्टिकल की भी नीड है, क्योंकि वहाँ पे इंटरव्यूज भी होने हैं और आपका प्रोसीजर स्किल्स भी चेक होने हैं। सो अपना जो बैचेस हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं, बहुत ही अच्छे बैचेस हैं, ऐसे ही आपको वहाँ पे अच्छे से कराया जाएगा थ्योरी, इंपॉर्टेंट टॉपिक। और मेरे गोल्डन की पॉइंटर्स इतने ज़्यादा इफेक्टेड है, 1 लाइनर गोल्डन की पॉइंटर्स थे जो कि BFUHS के इस पेपर में आए ही आए हैं। कम से कम 25 से 30 सेम लाइनर्स आए हैं, मैं आपको दिखा दूंगी अपने गोल्डन की पॉइंटर्स। सो आपको पढ़ना है तो आज ही से स्टार्ट करो, ठीक है। चलो क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। कह रहा है कि जब आप CPR करते हो तो कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि आपको दिखेगी जिससे आपको पता चलेगा कि जो आप चेस्ट कंप्रेशंस दे रहे हो वो इफेक्टिव है, वो वर्क कर रही है। मॉल्टिंग ऑफ द स्किन, पिपिलरी डायलिटेशन, पाल्पेबल पल्स, कूल एंड ड्राई स्किन। सो आप CPR कैसे स्टार्ट करते हो? पहले आप पल्स देखते हो, नहीं चल रही, चलो दो CPR, ठीक है। सो आप CPR इफेक्टिव कैसे देखोगे? चलने लग गया, पल्स चेक करोगे, पल्स चल पड़ी तो इट मीन्स कि वो इफेक्टिव है। सो जो उसकी पल्स होगी वो पाल्पेबल होगी, जिससे आपको पता चल जाएगा कि जो आप चेस्ट कंप्रेशंस दे रहे हो, ठीक है, कार्डियोपल्मोनरी रिसस्टिकेशन कर रहे हो, वो प्रॉपरली वर्क कर रही है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप कि क्वेश्चंस आपको बहुत ही अच्छे लगे हों। क्वेश्चन मैं बहुत ढूंढ के लेके आ रही हूँ आप लोगों के लिए, हर एक तरह का क्वेश्चंस करवाने की कोशिश कर रही हूँ। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा एंड शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ जितना हो सके, ताकि मैं रोज़ ऐसे ही क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेके आऊँ, ठीक है। और अगर आपको बैचेस ज्वाइन करने हैं, मेरे से पढ़ना है, हर एक क्लास में खुद पर्सनली लेती हूँ, रेगुलर लाइव क्लास होती है, रिकॉर्डिंग भी आपको मिलती है, तो आप इस नंबर पर कॉल या फिर मैसेज करके कोई भी बैच ज्वाइन कर सकते हो। मोस्ट वेलकम है आपका मेरी फैमिली में। सो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट एंड डू हार्ड वर्क। मिलती हूँ कल की वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़िए एंड दिन रात एक कीजिए। थैंक यू।